हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड टॉपिक, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। Colonial historiography. The earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. Their prejudices clearly reflected in the way some of them has ridiculed Indian culture. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 CE, are distinct examples of colonial historiography. तो जो अर्लियर स्कॉलर्स थे हमारे 20th सेंचुरी के साइड हम देखें तो जो अर्लियर स्कॉलर्स थे वो मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या क्रिश्चियन मिशनरीज थे। तो क्लियरली देखा गया था कि किस तरीके से उनका जो इंक्लिनेशन था, उनका जो झुकाव था वो ब्रिटिशर्स के तरफ था और ये उनकी राइटिंग से झलकता था। वो किस तरीके से हमारी इंडियन कल्चर को ऐसा दिखाते थे कि कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना कितना ज़्यादा अजीब है एंड एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से ये प्रूव कर देते थे कि क्यों ब्रिटिशर्स कॉलोनीज वाला जो सिस्टम है वो रखते हैं, क्यों स्लेव्स की तरह इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। इस चीज़ को वो जस्टिफाई करते थे। जैसे हम देख सकते 5 वॉल्यूम पब्लिश हुई थी ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1922 से 1937 सीई के समय पब्लिश हुई थी। इस पे हम देख सकते हैं कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को कितने सही तरीके से जस्टिफाई किया गया है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. बहुत सारे यूरोप के स्कॉलर्स थे जो क्यूरियस थे ईस्ट की कंट्रीज़ और उनके सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। और ये जो स्कॉलर थे उन्होंने जो चीज़ें लिखी है उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया है एंड रिस्पेक्ट किया गया है। इन स्कॉलर्स को कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द similarities between Sanskrit and some of the European languages. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Their studies resulted in formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. तो ये जितने भी ओरिएंटलिस्ट थे इनका मानना था कि संस्कृत और यूरोप का जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। ये ज़्यादा फोकस करते थे ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। इनकी जो भी स्टडीज़ है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो एंशंट लैंग्वेजेस है कहीं ना कहीं उनके कारण ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब वो ही इनकी फॉर्मेशन का रीज़न है। इन 1784 सर विलियम जॉन्स फाउंडेड Asiatic Society in Kolkata. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. 1784 में सर विलियम्स जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी खोली कोलकाता में और इसके बाद एंशंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री पे रिसर्च की गई। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European language. And next जो एक scholars थे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे फ्रेडरिच मैक्स मलर, उनकी एक स्पेशल पोजीशन है क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया था और ये माना था कि संस्कृत सबसे ज़्यादा एंशंट लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा पुराना लैंग्वेज है। He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hitopdesh. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes. He translated Rig Veda in German. उन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश को ट्रांसलेट किया था अपने लैंग्वेज में। उन्होंने 50 वॉल्यूम
की बुक लिखी थी जो थी द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, और जिसपे उन्होंने ऋग्वेदा भी लिखा था, 6 वॉल्यूम्स में लिखा था, इन द सेंस ट्रांसलेट किया था अपने जर्मन लैंग्वेज में. Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. उसके बाद एडवर्ड सेड, जो कि एक और स्कॉलर्स थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को पढ़ा समझा, उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे किस तरीके से इन इम्पेरियलिस्टिक एरियाज़ में इंटरेस्टेड थे हमेशा से. Nationalistic historiography. The writing of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers. Their writings are known as nationalistic historiography. तो कुछ ऐसी राइटिंग है इंडियन हिस्टोरियंस की जिन लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ा है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ली है, इनकी जो राइटिंग है वो दिखाती है कि किस तरीके से अपनी इंडिया की ग्लोरी लाने के लिए चीज़ें कर रहे थे, चीज़ें लिख रहे थे, और इंडियन रीडर्स जो अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं उनमें दोबारा सेल्फ एस्टीम जगाने की कोशिश कर रहे थे. और इनकी राइटिंग्स को ही कहा जाता है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. नेशनलिस्टिक राइटिंग in Maharashtra was inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. The nationalistic historians tried to seek the golden era of Indian history. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of historical truth. और ये जो नेशनलिस्टिक स्कॉलर्स है जिन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी लिखी है महाराष्ट्र की, उसमें से एक हैं विष्णु शास्त्री चिपलुंकर. उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिसर्स जब एंशिएंट हिस्ट्री लिखते हैं तो वो किस तरीके से अपना सारा फोकस या अपना इंक्लिनेशन ब्रिटिशर्स के तरफ दिखाते हैं. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना था कि जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल बातें हैं, उसे इग्नोर किया जाता है. कभी भी ये ब्रिटिश ऑफिसर्स हिस्ट्री लिखते समय क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हर चीज़ को और ट्रुथ को इग्नोर करते हैं. महादेव गोविंद रनाड़े, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रामेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्र जी, वासुदेव विष्णु मिराशी, and Anand Sadashiv Altekar are the name of some renowned scholars among the nationalistic historians. तो ये कुछ नामी स्कॉलर्स हैं जिनका नाम अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, और ये इसलिए नामी है क्योंकि इन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखी है. Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire in great details in his book, The Rise of Maratha Power. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in the Maratha on the social, cultural and religious level was getting ready over a prolonged period. जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मराठा एम्पायर का फॉर्मेशन हुआ. उन्होंने एक बुक लिखी है राइज ऑफ मराठा पावर, जिस पे उन्होंने समझाया कि एकदम से मराठा एम्पायर सामने नहीं आया या एकदम से लोगों के मन में नफ़रत या लोगों को प्रॉब्लम ब्रिटिशर से या राजाओं से होने नहीं लगी. मतलब बाहर से जो राजा आए थे जैसे मुगल्स थे, इन लोगों से एकदम से परेशानियां नहीं होने लगी. ये धीरे धीरे था, जो हेट्रेड था इनके मन में वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था. Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of Marathiyancha Itihashachi Sadhane. He wrote very scholarly preface of each of the 22 volumes. Next, राजवाड़े भी एक फेमस राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे
टॉपिक्स पे लिखा है रिलेटेड टू मराठा, जैसे हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। उनका ये ओपिनियन था कि हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। उन्होंने डिफरेंट बुक्स भी लिखी है। एक बुक लिखी जिसके 22 वॉल्यूम्स थे। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रिफेस ऑफ ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स। ही स्टेटेड, history is all-inclusive image of past societies. It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. उन्होंने ये 22 वॉल्यूम्स जो लिखे हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखा है। उनका ये मानना था कि हिस्ट्री जो है वो हमारी जो सोसाइटी है वो उसे दर्शाती है, उसे डिपिक्ट करती है। तो हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं लिखना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, कॉन्स्पिरेसी कैसी होती थी, वॉर कैसा था। नहीं, उसमें सब कुछ आना चाहिए। और उनका ये मानना था कि हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, तो उसे सच्चाई लिखनी चाहिए। उसमें उसमें सिर्फ झूठी बातें या उसमें किसी राजा को सही दिखाते हुए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं लिखना चाहिए। सब कुछ लिखना चाहिए एंड ऑथेंटिक चीज़ें, सच्ची चीज़ें लिखनी चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन दिस एस्पेक्ट द बुक The Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is of great importance. नेक्स्ट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है। उसके कारण ही लोगों के मन में अपने देश के लिए प्यार आया। लोगों के मन में ये आया कि हमें अब अपने देश को फ्री करना है, हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से। और जो बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो दामोदर विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic condition and history of South Indian regions. अब जो nationalistic historiography है वो ये बताती है कि हिस्ट्री में क्या लिखा गया है, किस रीजन के बारे में क्या लिखा गया है। और इसीलिए जो हिस्टोरियंस थे वो जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में भी लिखते थे और अलग अलग रीजन, जैसे साउथ इंडियन रीजन के बारे में भी लिखा है, ऐसे हर रीजन के बारे में लिखते थे। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चरल, द सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बींग रिटन। तो जैसे हर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता था, हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता था, तो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री हर चीज़ के बारे में लिखा गया है। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic system, political ideology, cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools: Marxist history, subaltern history, feminist history. नेक्स्ट जो स्कॉलर्स थे उन्हें ये लगा कि हर चीज़ के बारे में लिखना है, तो हर टॉपिक पे हिस्टोरियंस लिखने लगे, जैसे वेरियस कम्युनिटीज, साइंसेस, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, कल्चरल एस्पेक्ट्स, हर चीज़ के बारे में लिखने लगे। और ये जो हिस्टोरियोग्राफी थी ये तीन आइडियोलॉजिकल स्कूल से इन्फ्लुएंस थी। जैसे वो तीन आइडियोलॉजिकल स्कूल्स थे: मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबाल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा था। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। तो मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी पे जो हिस्टोरियंस लिखते थे वो कुछ मेन चीज़ों पे लिखते थे, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अकॉर्डिंगली, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography। और साथ ही साथ हर सोशल इवेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, इस चीज़ के बारे में मेनली लिखते थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखने वाले हिस्टोरियंस। Marxist historians in India studied the transition within the caste system. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideology framework, scholars like
दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव contributed notably। और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो थे उन्होंने ये भी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम में हमारी कंट्री में ट्रांजिशन हुआ, चेंज आया। और कुछ जो नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे लिखते हैं वो हैं दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल। Comrade Dange was one of the founder member of Indian Communist Party. Primitive Communism to Slavery, the book written by him represent Marxist historiography। और जो कॉमरेड डांगे थे वो फाउंडर मेंबर हैं ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। उनकी जो बुक थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी वो उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रिप्रेजेंट की है। Subaltern history. The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. The role of Italian historian Antonio Gramsci is very important in developing the idea that history should be written stating the bottommost ranks of people in the society. In fact, subalterns mean bottommost rank। और ये जो सुबाल्टन हिस्ट्री है ये भी कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से ही मिली है। और इस पे मेन रोल है इटालियन हिस्टोरियन का जो है एंटोनी ग्राम्सी। और उन्होंने ये आइडिया सबके सामने लाया कि हिस्ट्री के बारे में लिखना है तो सबसे बॉटम मोस्ट लोग हैं उनके बारे में लिखो, उनकी सोसाइटी के बारे में लिखो। और सुबाल्टन का मतलब भी बॉटम मोस्ट रैंक ही होता है। Folklore has been considered as very important source of writing subaltern histories. Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar। तो नॉर्मल जो फोक्स है, कॉमन पीपल हैं, इनके बारे में लिखा जाता है सबाल्टन हिस्ट्री पे। रंजीत गुहा जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन थे उनका मेजर रोल रहा है सबाल्टन हिस्ट्री के बारे में लिखने में और इसे एकेडमिक स्कूल का पार्ट बनाने में। साथ ही साथ हम ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस सबाल्टन आइडियोलॉजी के ऊपर कुछ और भी हमारे स्कॉलर्स थे जिनके थॉट रहे हैं, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने बॉटम मोस्ट रैंक के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में बात की है। महात्मा राव फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शुद्धाति शूद्र communist in his book Gulamgiri. He drew attention to the exploitation of women, Shudras and Ati Shudras done under the name of religion। महात्मा फूले ने भी शुद्राति शुद्र जो बुक लिखी है, शुद्राति शुद्र जो कम्युनिटी है उसे हाईलाइट किया अपनी बुक गुलामगिरी में। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से रिलीजन के नाम पे औरतों का, शूद्रास का, अति शूद्रास का एक्सप्लॉयटेशन होता था हमारे कंट्री में। द टर्म्स शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। और शूद्रा और अति शूद्रा टर्म जो यूज़ होता है वो सबसे बॉटम मोस्ट रैंक के जो लोग हैं उन लोगों के लिए यूज़ होता है। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग to Dalit caste is very significant in shaping of various culture and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. Dr. Baba Saheb Ambedkar, focusing on this fact, consistently wrote about it. Two of his books, Who Were the Shudras and the Untouchables, may be cited as examples। जितने भी लोग जो मेनली दलित क्लास से बिलोंग करते हैं उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हमारे कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, लेकिन उनके रोल को कभी भी हिस्टोरियंस ने हाईलाइट नहीं किया, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने नहीं किया, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस फैक्ट पे फोकस किया और इस बारे में लिखा। उनकी दो बुक हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, इस पे उन्होंने इस बारे में लिखा है।
The feminist history. Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing of Indian history. बहुत समय तक ऐसा था कि सिर्फ आदमी जो थे वो ही हिस्ट्री लिखते थे. As a result, the role and achievement of women in history remained neglected. इसीलिए बहुत टाइम तक औरतों का जो रोल रहा है, अचीवमेंट रहा है, उसे नेगलेक्ट किया गया. क्योंकि आदमी लिखते थे तो फिर वो अपने बारे में ही लिखते थे, औरतों के अचीवमेंट उनके उनके बारे में नहीं लिखा जाता था. To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. और इसीलिए जितनी भी feminist historians थी जो औरतों के बारे में लिखती थी, ज़रूरी था और ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था कि वो औरतों की अचीवमेंट्स और उनके रोल को हाईलाइट करें. और साथ ही साथ औरतों की पोजीशन को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि औरतों के बारे में लिखा जाए. अमॉन्ग विमेन authors writing about women in the 19th century CE, Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. तो अगर विमेन ऑथर्स की बात की जाए तो उसमें 19th सेंचुरी सी में ताराबाई शिंदे का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रहा है. उन्होंने मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम और कास्ट सिस्टम को हाईलाइट किया है. हर बुक स्त्री पुरुष तुलना published in 1882 is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Women. और उन्होंने जो बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, ये पब्लिश हुई थी 1882 में ताराबाई शिंदे ने, जिसने सबसे पहले औरतों के बारे में बात की थी. फिर 1888 में एक बुक लिखी थी पंडिता रामाबाई ने जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू विमेन, जिसमें भी सेम टॉपिक को हाईलाइट किया गया था.